नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। उम्मीद करूंगा आप सभी काफी मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो पे देख सकते हैं आपके लिए बहुत ही नई चीज लेकर मैं आया हूं। यहां पर आपके सामने है बोर्ड एग्जाम 2022 का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। अब आप बोलेंगे कि भैया ये 2022 का हम इसका क्या करें, तो यहां पर आपको मैं कराने वाला हूं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास ये है कॉपी बोर्ड एग्जाम की, ठीक है ना। और देख सकते हैं आपके पास ऐसी कॉपी आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है और इस कॉपी पर आपको यहां पर फिजिक्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। आप लोग जानते हैं फिजिक्स कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम है। काफी सारे कमेंट आते हैं कि फिजिक्स में कॉपी कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, यहां पर इसमें न्यूमेरिकल कितने आते हैं, कितने डेरिवेशन आते हैं, बहुत सारे आपके कमेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बस बने रहना है। यहां पर पूरा पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, कैसे आखिरकार ये पेपर आया था, क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है, मैंने यहां पर इसको बनाया नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं चाहता तो यहां पर 2024 कर देता और आपको दिखा देता, आप कह देते भैया 2024 का है। तो मैं ऐसा आपके सामने यहां पर कोई भी देखिए धोखाधड़ी नहीं करने वाला, ये 2022 का है। इसको पूरा सॉल्यूशन हम लोग यहां पर चलिए करते हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले आपका देखिए जो 70 नंबर का पूर्णांक रहता है आपको पता है, और ऐसे ही पैटर्न पर आपका पेपर आएगा और आपको इस पेपर को देखकर ये पता चलेगा कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने नंबर के लिए। तो सारी चीजें क्लियर होंगी क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। चलिए 3 घंटे 15 मिनट टाइम है, ये सब पढ़ लीजिएगा। हम लोग आते हैं अपने यहां पर ऑब्जेक्टिव में। तो अब आप लोग इसमें पहले देखिए, यहां पर आपका स्टार्ट होता है खंड आ। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, इनको सॉल्व कैसे करना है, कॉपी पर कैसे लिखना है, वो चलिए हम लोग कॉपी पर ही देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान दिया गया है I बराबर I0 साइन और ब्रैकेट में है ओमेगा टी माइनस π/2। अब देखिए ये आपका प्रत्यावर्ती धारा समीकरण होता है, आपने प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा। तो यहां पर कह रहा है कि इतनी धारा प्रवाहित हो रही है। अब बताइए परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव, यहां पर विभव का समीकरण दिया गया है, तो E = E0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है, तो परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी। तो आपका मैं यहां पर राइट आंसर बता देता हूं, आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट, यानी कि शून्य हो जाएगी। शक्ति आपकी इसमें शून्य होगी क्योंकि π/2 है आपका यहां पर। अब इसमें आपको जैसे न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊं तो काफी समय लगेगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में देखिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। हम लोग आगे के क्वेश्चनों को इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, पूरा कॉपी पर। तो चलिए यहां पर आप लोग को कर देना है ऑप्शन फर्स्ट इस प्रकार से, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डाल के, और का नंबर का हमारा यहां पर है, तो का नंबर में हमारा सही है चौथा विकल्प, तो शून्य आपका यहां पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खा, तो खा नंबर में क्या कह रहा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है, तो भैया यहां पर विद्युत रोधी होता है। कैसा होता है? विद्युत रोधी, ऑप्शन 4। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा विद्युत रोधी। इस प्रकार से हम लोग इसको भी सही कर देंगे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने गा नंबर कह रहा है कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आपका V इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है, कह रहा है कि ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लगभग होता है या होगा, तो कितना हो जाएगा? यहां पर आपका राइट होगा ऑप्शन फर्स्ट 12.27/√V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इसको कर देंगे ऑप्शन फर्स्ट को करेक्ट। यहां पर आपके सामने देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गा का हमारा फर्स्ट विकल्प सही है। इस प्रकार से आपको कॉपी पर लिखना है, ऐसे लाइन खींच के इधर साइड से, और आपको मतलब बीच में ऐसे करना है। और हाँ, गैप जरूर छोड़िएगा बीच में, ये नहीं कि सटा के आप लिख दें, तो वहां पर आपको क्योंकि कापियां आप चाहे जितनी चाहे ले सकते हैं, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा गैप देकर लिखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है घ नंबर, इसमें कहा गया कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते, तो या परमाणु के अंदर जो अल्फा कण होते हैं वो कूलाम बल के कारण होते हैं, ठीक है। मतलब प्रकीर्णित किस बल के कारण होते हैं? कूलाम बल के कारण, ठीक है। तो यहां पर आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन 3। तो इसलिए यहां पर देख सकते हैं आपका यहां पर हम प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घ नंबर हमारा कौन सही है? तीसरा विकल्प, कूलाम बल के कारण। अगला क्वेश्चन यहां पर आप देखिए इधर, तो इसमें यहां पर है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास कितना होता है, तो ये होता है आपका 3 × 10⁻16 और इसके ऊपर का, तो तीसरा विकल्प आपका सही है। और इसमें आप कर देंगे यहां पर आवृत्ति परास को ऑप्शन 3, ठीक है ना, तीसरा विकल्प यहां पर देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंगा डाल के आप लोग मतलब ऐसे ही कॉपी लिखना। अब ये पेपर आप मान लीजिए कि 2022 का है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पुराना पेपर है भैया, क्वेश्चन वही आते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड
एग्जाम में जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो आप इनसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है ना। और सोल्यूशन तो आपको फिजिक्स का मैं करा ही रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि फिजिक्स का जल्दी सोल्यूशन नहीं मिलता है ना। तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आता है 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए इसमें से वेग, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति क्या परिवर्तित रहेगा। तो इसमें आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी। तो चौथा विकल्प सही है। तो 4 नंबर का, एक का आपका यहाँ पर लिख देंगे कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हमारा 4 नंबर का 4th ऑप्शन सही है, आवृत्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुविकल्पी आप पूरा सॉल्व कर देंगे। अब आता है खंडबा। तो इस प्रकार से बीच में आप लोग डालेंगे खंडबा और यहां से स्टार्ट कर देंगे हम लोग खंडबा को। देखिए इसमें यहां पर ये हो गया। अब का नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कि एक अल्फा कण जिसका यहां पर वैल्यू दिया गया है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स एक ही बात है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना करिए। 1 नंबर का न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको लिखना है कि दिया है, आप देखिए क्या दिया गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान यहां पर आपके सामने दिया गया है, ठीक है ना। ये 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर इसके बाद आपको पता है, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए, जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो +2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता होता है 1.6 × 10 पावर कितना होता है, -19 कूलम। तो यहाँ पर अल्फा कण पर आवेश आपको +2 E कर देना है और यहाँ पर 2 करके आपको E का मान रख देना है, जो कि 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। तो अल्फा कण का आवेश मिल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, और आपको निकालना क्या है, तो उस पर जो आपका अल्फा कण पर लगने वाला बल है, तो बल का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहां पर लिखेंगे आप लोग अल्फा कण पर लगने वाला बल, यानी कि F का जो मान है हमें, तो F = आपका होता है Q × E, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। यहां पर आप मत कंफ्यूज होइए कि भैया कहां से आ गया, तो ये आपका देखिए सूत्र होता है, ठीक है ना, समझ गए। चलिए तो अल्फा कण पर लगने वाला बल F = Q × E। अब Q का मान आपके पास देख सकते हैं, अल्फा कण का आवेश ये पूरा आपका पूरा दिया गया है, ठीक है ना। और E का मान आपके पास पहले से रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 चीजें हमें पता है, दोनों क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो F = Q का मान यहाँ पर ये वाला, तो इसको रख दिए और बीच में गुणा, तो यहाँ पर गुणा का लगा के E का वैल्यू जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो 15 × 10⁴ कर दिए। अब देखिए 15 × 2 करेंगे तो 30 आएगा, और गुणे 1.6 गुणे यहाँ पर ये -19 है, +4 तो बचेगा यहाँ पर -15। नेक्स्ट यहाँ पर F = आपका देखिए 1.6 का आप 30 से गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 48 आएगा। लेकिन आप इसकी घात जो है यहाँ पर 15 है, तो इसको आप 14 करके यहाँ पर 4.8 लिख देंगे। अगर वैसे लिखा जाता तो यहाँ पर आप एक स्टेप कर सकते थे। देखिए यहाँ पर जब इसमें गुणा कराएंगे तो 48 गुणे आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना, 10⁻⁻15, ठीक है, इतना है। अब अगर आप 4.8 कर देंगे 48 को, तो यहाँ पर इसकी घात 14 हो जाएगी, ठीक है, वही चीज है। तो F है और इसका बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन यानी कि N हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि आपको पूरा इसका निकालना था और बल का आपका मान आ चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है और इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बताना है विद्युत फ्लक्स का आशय। चलिए इसको करते हैं। तो यहां पर आपके सामने डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ख, क्योंकि 2 का आपका ख नंबर है, ये देख सकते हैं। तो चलिए विद्युत फ्लक्स को समझते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले। अब इसको देखकर आप ये भी अंदाजा लगाएं कि कितने शब्दों में हमें आंसर देना होता है, ठीक है ना। 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, जितने भी हैं, कैसे लिखना है वो सब चीजें आपको पता चलेंगी। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ की अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। बस इतना कर देना है। या आप लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र ई में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसका सूत्र है आपका यहाँ पर फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर एस का मतलब होता है कोई पृष्ठ सरफेस, ठीक है ना, समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये डी ए जो है आपका एरिया है, ई आपका विद्युत क्षेत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक, आप विद्युत फ्लक्स का सॉरी मात्रक अगर बात करें तो यहाँ पर इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या
2 का खा का आंसर। देखिए एक पेज में पूरा आपका यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आप सोचते कि भैया इसमें हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि कॉपी इतनी ही मिलनी है आपको, ठीक है ना, इतना ही आपका उसमें एरिया रहेगा कॉपी का। तो अब नीचे जो जगह बचे, मान लीजिए कि थोड़ा सा जगह बच रही, तो आप यहाँ से न्यू क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल आप मत करिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में ही जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध, चलिए इसको भी करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर डालना क्या है, डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का यहाँ पर गा नंबर, क्योंकि आपका गा नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले ओमीय प्रतिरोध खींचेंगे, ओमीय परिपथ, ठीक है, फिर अनओमीय। अब आपको एक चीज पता होगी कि जो हमारा ओमीय जो प्रतिरोध होता है, ओमीय परिपथ, वो ओम के नियम का पालन करता है, और जो अनओमीय होता है वो ओम के नियम का पालन नहीं करता। ये क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे ओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता V और धारा I के बीच जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ ये वोल्टेज दिखा रहा है और ये आपका धारा I दिखा रहा है, ठीक है ना। और ये आपका कोई धातु का चालक है जो कि सीधा रेखा में यहाँ पर थीटा कोण बनाएगा, ठीक है, और ये पॉइंट आपका O हो जाएगा। बस इतना आपको डायग्राम बना देना है। अब ये तो ओमीय का है, आपको यहाँ पर अनओमीय भी लेना है, ठीक है ना, दूसरा। तो चलिए अनओमीय के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर कि अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच जो ग्राफ होगा वो आपका इस प्रकार से होगा। यहाँ पर आपका ये धारा I है, ये वोल्टेज V है, ठीक है ना, इस दिशा में। और यहाँ पर टार्च का कोई एक मान लीजिए हम वाल्व लेते हैं, तो ये आपका इस प्रकार से दिखाएगा एक कर्व के रूप में, ठीक है, क्योंकि जो अनओमीय परिपथ होता है वो हमारा क्या करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता, इसलिए आपका यहाँ पर ये कर्व के रूप में दिख रहा है। क्लियर है ना। तो ऐसे करके आप लोग इस देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन हमारे एक पेज में आता है, मतलब उसका आंसर एक पेज में पूरा आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने टोटल गा नंबर तक कर लिया। अगला क्वेश्चन है दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। 1 नंबर का ये है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसको करने के लिए डालेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ, ठीक है, क्योंकि आपका घ नंबर का है। अब इसमें दी ब्रोगली तरंग को हम लोग गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, इस प्रकार जैसे इंग्लिश मीडियम में होते हैं, तो हम जानते हैं कि दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा होता है, लैम्डा बराबर होता है h/p। एच आपका प्लांक नियतांक है और p आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका संवेग है, इस प्रकार से p, ठीक ना। तो लैम्डा बराबर h/p ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले से यहाँ पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर, आपको जितना बता रहा हूँ इसी प्रकार से करना है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है, पूरा फुल सोल्यूशन आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये लिखेंगे यदि एक यम द्रव्यमान का कोई कण जो कि v वेग से गतिशील है, मान लीजिए कोई आपका कण जो है गतिशील है अगर किसी जो है क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपका अगर उसका द्रव्यमान m है तो वो v वेग से चल रहा है, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी तो उसका सूत्र होता है k = 1/2, और यहां पर आपका होता है mv², जहां आपका v वेग है और यहां आपका कण का द्रव्यमान है, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। तो k = 1/2 mv², ये k मतलब गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के पदों में ही तो आपको यहां पर तरंग दैर्घ्य को व्यक्त करना है, दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में, तो इन दोनों में रिलेशन आपको बताना है। तो चलिए यहां पर ये तो हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अगर आप v का मान निकालेंगे तो देखिए v का मान क्या आएगा। अगर आप v का मान निकालते हैं तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, m को k के बटे में लाएंगे, 2 को आप k का गुणे में ले जाएंगे, तो यहाँ पर 2k हो जाएगा, 2k ये बना, और ये आपका बटे में पहुंच गया, और v² है तो यहाँ पर v का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर जो है वैल्यू में रूट लग जाता है, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये बना हमारा v का मान, इसी फार्मूले से v का मान हमने ऐसे निकाल के रख दिया। नेक्स्ट लिखेंगे संवेग की परिभाषा से, संवेग की परिभाषा से आपका यहाँ पर होता है p = mv, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, ये सूत्र होता है हमारा संवेग का। तो जब हमारा ये सूत्र बना तो हमें v का मान दिया गया ऑलरेडी, ठीक है, v का मान दिया गया है, तो v की वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ इस v की जगह पर रख देना है, वेग की जगह पर। तो p = m और v की जगह पर इस पूरे मान को हमने रख दिया, ये ठीक है। जब इतना मान रख दिए तो ये √m है बटे में इसमें, ठीक है ना, और ये आपका m है, तो m को आप क्या लिख सकते हैं, √m गुणे √m, तो एक √m से एक √m कट गया, बचा क्या यहाँ पर, ऊपर एक √m बचेगा, तो यहाँ पर जो p का मान आएगा वो आ जाएगा 2km रूट के अंदर, ठीक है, पूरा इसको सॉल्व करने पर ये आया। नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा = h/p, हमने शुरू में ही देखा था, लैम्डा = h/p, तो लैम्डा = आपका यहाँ पर h/ जो p है, p का मान आपके पास ये पूरा वैल्यू है, तो लिख देंगे यहाँ पर लैम्डा = h/2km, और जहाँ k आपका क्या है, गतिज ऊर्जा है, और लैम्डा आपका तरंग दैर्घ्य, इन्हीं दोनों के बीच आपको रिलेशन ज्ञात करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे लैम्डा = h/2km, यही आपका फाइनल यहाँ से आंसर है, क्योंकि यही चीज आपको ज्ञात करना था।
था गतिज ऊर्जा में और यहाँ पर लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य में रिलेशन या इसके पदों में। तो इतना आपको करना है, बस यहाँ से आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा कितना हुआ, घ नंबर तक का। नेक्स्ट पेज में आते हैं, अगला देखिए यहाँ पर। तो इधर आप यहाँ पर एक काफी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा यहाँ पर कह रहा है कि लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। तो यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र यानी कि जो चित्र है आपके पास AB के अनुदिश काट दिया जाए तो यहाँ पर प्रत्येक नए लेंस की आपको क्या बतानी है, फोकस दूरी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जब इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे आपके पास ये एक लेंस है, ठीक है, इस प्रकार से ये एक लेंस है, ठीक है ना यहाँ पर। तो अब इसको कह रहा है कि आप इसे बीच से काट दीजिए इस प्रकार से। जब आप इसको बीच से काट देंगे तो यहाँ पर आपका इधर का पार्ट कितना बचेगा, इधर का पार्ट आपका इस प्रकार से बच जाएगा और इधर का पार्ट आपका ये अलग हुआ तो इधर का पार्ट इस प्रकार से ये बच गया, ठीक है ना। मतलब बीच से दो अलग अलग पार्ट कट गए। तो जब काट देंगे तो आपको देखिए जो जो चीजें दी गई पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हम लोग यहाँ पर दिया है, जो चीज़ें दी गई उसको पहले लिखते हैं। अब देखिए इस चित्र में आप देखिए, यहाँ पर आप चित्र में आइए और इस न्यूमेरिकल में आइए। यहाँ पर त्रिज्या आपकी 20 सेंटीमीटर दी गई, तो आपके पास दो लेंस डिवाइड हो गए ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है R1 = +20 सेंटीमीटर, यानी कि आपका एक वैल्यू जब इधर की बात करेंगे तो हमारा एक प्लस का रहेगा और दूसरे की जो त्रिज्या आपकी हो जाएगी इधर की, वो आपकी इसकी जो है यहाँ पर हो जाएगी -20, ठीक है ना। एक का प्लस का एक माइनस का, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई और अपवर्तनांक यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिया गया है, तो 1.5 दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया लेंस का अपवर्तनांक और इसको हम लोग अपवर्तनांक को n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर बराबर में n भी कर सकते हैं, यानी कि बराबर ये वैल्यू है, ठीक है। अब लिखिए कि जब लेंस को AB के अनुदिश काटा जाता है, यानी कि जो आपका ये A है और ये आपका B है, तो दोनों के बीच से जब आप काट देते हैं तो यहाँ पर एक तरफ का पार्ट ये और एक तरफ का ये, दोनों को बीच से काट दिए। तो जब आप लोग काट देते हैं तो लिखेंगे कि निम्न दो लेंस प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं। दो तो हमें इसको अलग अलग प्राप्त होंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। तो देखिए इसमें आपका इधर की जो त्रिज्या होगी R1 ये +20 होगी और इसी कटे हुए भाग पे ये जो दूसरा वाला पार्ट है इधर की जो आपकी R2 और इधर की हम लोग मान लेंगे R1 का वैल्यू आपका यहाँ पर +20 सेंटीमीटर और इधर R2 का वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट अनंत, ठीक है ना। अब इधर वाले इस लेंस में आइए, इधर आपका यहाँ पर हो जाएगा ये R1, ठीक है ना, R2 और इधर का आपका R1। तो R1 का वैल्यू इधर का आपका क्या है, प्लस का इनफाइनाइट और इधर का वैल्यू आपका माइनस का इनफाइनाइट, -20। ये दो लेंस हमें प्राप्त हुए। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लगाना है एक सूत्र कौन सा लगेगा वो देखिए। हमें यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है। जब आपके कोई दो लेंस की त्रिज्याएं दी होती हैं, जैसे कि R1 और R2 दो चीजें हमें दी हैं, तो फिर हमें यहाँ पर निकालनी है क्या, फोकस दूरी। तो इसमें सूत्र लगता है 1/f = n-1 और यहाँ पर 1/R1 - 1/R2, ठीक है, ये सूत्र लगता है, ठीक है। तो इस सूत्र को लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 1/f = n-1 और यहाँ पर होता है 1/R1 - 1/R2, इस प्रकार से ये सूत्र लगता है। यहाँ पर n का मान आपके पास देखिए क्वेश्चन में दिया गया 1.5, तो यहाँ पर 1.5 लिख देंगे और R1 R2 का वैल्यू आपके पास यहाँ पर दिया गया। अगर पहले लेंस में लेंगे तो यहाँ पर R1 का वैल्यू +20 लेंगे और दूसरे इसमें R2 का वैल्यू -इनफाइनाइट। अगर दूसरे लेंस में इस वाले में आएंगे तो यहाँ पर R1 का मान इनफाइनाइट लेंगे प्लस का और R2 का मान माइनस का 20 लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों लेंसों के लिए निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए अब आपको क्या करना है, लिखना है कि प्रथम लेंस में, यानी कि इस वाले पहले वाले लेंस में, इस वाले में, तो पहले वाले लेंस में मैंने बताया इधर का वैल्यू आप यहाँ पर प्लस का 20 लेंगे R1 का और R2 का मान इसमें यहाँ पर लेंगे माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो अब देखिए वही सूत्र यहाँ पर लगा है, प्रथम लेंस के लिए है तो इसको F1 कर दिए, ठीक है ना, जो F था इसको F1 कर दिए। तो F1 = यहाँ पर n था, तो n का मान आपके पास 1.5 है, तो इसलिए 1.5 माइनस का 1 है तो माइनस का 1 और यहाँ पर 1/R1, तो मैंने बताया कि R1 का मान आपके पास यहाँ पर 20 है, माइनस 1/, यहाँ पर इस फार्मूले में R2 है और माइनस है, तो यहाँ पर माइनस और R2 का वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या है, इसका यहाँ पर इनफाइनाइट माइनस का। तो ये आपका इस प्रकार से वैल्यू हो गया। अब 1/F1 = यहाँ पर इससे घटाएंगे तो यहाँ पर 0.5 बचेगा, 1 से 1.5 घटाने पर, और गुणे यहाँ पर ये इनफाइनाइट आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1/20 बचा। तो इससे जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पर आपका ये 5 हो जाएगा और अगर जो इसको मतलब 0.5 को अगर आप 5 करेंगे तो जो 200 यहाँ पर 20 है ये बटे का आपका 200 बन जाएगा। तो 5/200 मतलब 1/40 बनेगा, काटेंगे इसको, है ना।
काट के, तो आप इसको 1/40 लिख सकते हैं। और 1/f1 इक्वल टू 1/40 मतलब f1 का मान आपका 40 सेंटीमीटर आ गया, जो कि प्रथम लेंस के लिए फोकस दूरी है। अब इसी प्रकार से आपको दूसरे कटे वाले लेंस के लिए आना है, तो दूसरे लेंस के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे द्वितीय लेंस के लिए, ठीक है ना। तो जब द्वितीय लेंस के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर 1/f2 हो जाएगा, और बाकी n-1 यानी कि n का वैल्यू, और n का वैल्यू कितना है देखिए 1.5 है पूर्णांक, इसके लिए भी वही चीज रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर चेंजेस आएगा, ये R2 इधर का जो है ये R2, ये प्लस का इनफाइनाइट R1 में लेंगे, और R2 की वैल्यू माइनस का 20 लेंगे, माइनस का 20, ठीक है ना, R2 का। तो यहां देख सकते हैं R2 का मान माइनस का 20 है, और R1 का मान प्लस का इनफाइनाइट है। तो इस प्रकार से यहां पर ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहां पर 1/20 ये भी बचेगा, और वही चीज़ आपका प्रोसेस होकर 1/40 आएगा, और f2 का मान अभी आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब ये जो न्यूमेरिकल है पूरा 2 पेज में आया है। इस प्रकार से आपको 1 नंबर के लिए देखिए इतनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन यहां पर 4 नंबर देखिए, इसको भी चलिए करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ईबी है। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, कोणीय संवेग, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आपको काफ़ी सारे लोग पेपर प्रोवाइड कराते हैं और थ्योरी बता देते हैं। थ्योरी से काम नहीं होने वाला फिजिक्स में, ठीक है ना। न्यूमेरिकल डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, उनको थोड़ा सा आप लोग फोकस करिए। तो दिया गया है यहाँ पर 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ पर है -13.6 n²। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है, और इसका निकालना है कोणीय संवेग, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर आप इसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का 4, क्योंकि 4 नंबर का है आपका दूसरे में। तो अब इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं वो देखिए। यहां पर दिया गया हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इक्वल टू कितना दिया गया यहाँ पर -3.4। तो इसमें देखिए माइनस लगाइए, -3.4 दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद आइए लिखेंगे nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ पर दी गई है -13.6/n²। तो ये हो गया ईबी में, ठीक है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो कि होता है J, इसको हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, ये चीज निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया है -13.6 n² बटे में n², और E का मान आपके पास यहाँ पर पहले से दिया गया है। तो -3.4 इक्वल टू यहाँ पर ये वैल्यू -13.6 बटे n²। तो ये माइनस आपका इस माइनस का दोनों को माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.4 और इधर का है 13.6। दोनों के अगर दशमलव हटाते हैं तो इधर का 34 बनेगा, इधर का 136 बन जाएगा। तो जब 34 को 136 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये आपका n² इधर है ना, तो n² यहाँ पर ले लेंगे तो n² बराबर आपका आ जाएगा 4, यानी कि 4 बार कट गया, ठीक है ना। तो n बराबर आपका कितना आएगा, 4 का आपका वर्गमूल कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो n का मान आपका आ गया 2। अब यहाँ पर ऊर्जा स्तर हमारा निकल के आया है, n क्या है आपका, ऊर्जा स्तर है, ठीक है ना। तो ऊर्जा स्तर की संख्या आपकी 2 आ गई, n, ठीक है ना। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको देखिए लिखना है कि बोर के अनुसार, बोर का परमाणु मॉडल आपने जरूर पढ़ा होगा। तो बोर के परमाणु या अनुसार इलेक्ट्रॉन का nवीं कक्षा में कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है J इक्वल टू होता है आपका NH/2π। ये सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। कोणीय संवेग जो आपको ज्ञात करना है ये J बराबर होता है NH/2π, जहां n आपका क्या है, ऊर्जा स्तर है, जो कि मैंने आपको 2 निकाल के अभी जस्ट बताया है, ठीक है ना। और यह जो आपका प्लांक नियतांक है 2 आपका कोई संख्या, पाई का मान आपको पता ही रहता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n का मान आपका 2 रखेंगे, जो कि हमने इस पेज में अभी जस्ट यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया है, ये देख सकते हैं। ये हमने n का मान निकाला ना, तो इसको हम लोग यहाँ पर 2 रखेंगे, गुणे जो प्लांक नियतांक है इसका देखिए वैल्यू आप परेशान मत होइएगा, पेपर में पीछे साइड आपका दिया रहता है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया रहेगा। जो भी ये कांस्टेंट वैल्यू रहती हैं ये पेपर में आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे ये देख सकते हैं भौतिक नियतांक, प्लांक नियतांक, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रकाश की चाल, μ0 नॉट 0, ये जो भी एप्सिलॉन 0, सारी की वैल्यू यहाँ पर दी रहती है, ठीक है ना। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर जो है प्लांक नियतांक बटे 2, पाई का मान 22/7 रखेंगे, ठीक है ना। तो जो बटे के साथ ये ऊपर पलट के जाएगा, है ना, ऊपर गया तो 2 से देखिए 2 कैंसिल होगा, पहली बात तो 7 आया। यहाँ पर आपका 6.6 जो था इसको 66 कर देंगे, और यहाँ पर ये 34 है इसको 35 कर देंगे, ठीक है ना, माइनस का 35, क्योंकि इसका दशमलव हमने हटा दिया। तो अब 22 से 22 नहीं 66, 3 आया, 3 गुणे 7 करेंगे तो 7 21 हो जाएगा। तो J बराबर 21 गुणे 10 घाते -35 बना। अब इसको अगर आप 21 को 2.1
1 लिखेंगे तो यहाँ पर जो आपका माइनस का 35 है ये माइनस का 34 हो जाएगा। और कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से ये आपको क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर देना है, ऐसे ही आपको पूरा पेपर को सॉल्व करना है। बाकी देख सकते हैं क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं यहाँ पर। ये हमने खंड बात सॉल्व कर लिया पूरा। खंड सा को आप देख लीजिए इसके क्वेश्चनों को, फिर मैं आपको इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तो इसके क्वेश्चन देखिए, थ्योरी वाले भी काफी क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं पूरे के पूरे इस प्रकार से। ये न्यूमेरिकल है तो इनको स्क्रीनशॉट करते जाइए और इनको आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है ना। खंड दा को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से वीडियो को रोक के। और इसके बाद यहाँ पर इधर के क्वेश्चन देखिए, इनको कर लीजिए आप लोग इधर का, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, चलिए कर लीजिए। इधर देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 5 हो गया, तो इनको देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप खंडिया में आइए, तो 7वां 6वां देख सकते हैं, इनमें थ्योरी है, ठीक है ना, इस प्रकार के ये आपके डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हैं। और 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने और 9वां क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ तक। तो 9वें के बाद आपका यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया गया क्वेश्चन नंबर 9 तक ही पूरा पेपर आपका आने वाला, ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देखकर कुछ तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और भी मेरे पास 2023 के काफी सारे सेट हैं, 22 के भी अभी और भी जो है काफी सारे सेट हैं, और 24 के जो मॉडल पेपर है उनको भी सॉल्व कराऊंगा आपको। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, और वीडियो को भी प्लीज लाइक कर दीजिएगा क्योंकि काफी सारी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।